बड़े धीरे से खोलो जज्बातों की दुनिया का दरवाजा। सपने रह रहे यहाँ, कहीं डर ना जाए। एक राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्र की महिलाओं से सशक्त बनता है। वह माँ, बहन, बेटी, पत्नी की भूमिकाओं में अपने परिवार का पालन पोषण करती है और तब जाके यह सशक्त नागरिक एक सशक्त समाज और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को निभाती है। जब महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवता भी वास करता है। भारत तो एक देवभूमि है। वहां जहां जन्म देने वाली उसके अधिकारों और उसके दायित्वों का एहसास कराया जाता है। शक्ति को सबला से अबला बना दिया जाता है। समाज उसके आत्मबल, उसके समाज की जिम्मेदारियों का ठेका लेना चाहता है। प्रकृति जिसने उसको इतना शक्तिशाली बनाया है, जिसने उस और वही समाज उसके दायित्वों की जिम्मेदारी, उसके अधिकारों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, उसको कमजोर मानती है। प्रकृति ने पुरुष से कहीं ज्यादा अधिकार नारी को दिए, उसको सशक्त मान के दिए, लेकिन आज का समाज उसी नारी को पंखों को काट के उससे उड़ने की उम्मीद करता है। लेकिन उन चंद लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ना पंख कटने देते हैं और दूसरों के पंखों को कटने के लिए उनके समाज से उनके लिए खड़े भी होते हैं। ऐसे ही लोगों में से आज जिनको मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने, उनका नाम है प्रीति चंद्रा रॉय। एक जमींदार परिवार की बेटी, एक संघ परिवार की बेटी, जो बचपन से जिसने राजनीति को बहुत नजदीकी के साथ महसूस किया, जिसने राजनीति को बहुत ध्यान से जिया। मैं कभी नहीं जानती थी मैं बड़े होके एक सशक्त बीजेपी नेता के रूप में उभर कर आई, लेकिन वो खाली आज इस शो पे एक बीजेपी नेता के रूप में नहीं आई, वो एक महिला के रूप में नहीं आई है, वो एक समाज के एक ऐसे नागरिक के रूप में आई है जो समाज कल्याण की बातें करता है, जो सिर्फ इस पुरुष प्रधान समाज को बदलने की कोशिश नहीं करता, जो समाज को बदलने की कोशिश करता है। वो नारीत्व पे विश्वास नहीं करती, वो समाज पे विश्वास करती। उनके लिए कहीं भी ना हम लोग नारी पुरुष ये सब दो अलग अलग शब्द नहीं है, उनके लिए एक ही शब्द है, वो शब्द है मनुष्य। और वो मनुष्य की भलाई के लिए उसके विकास की बातें करती है, नारी विकास की बातें ना करके वो समाज विकास की बातें करती है। आज मैं भारती रायना अपने शो में प्रस्तुत करने जा रही हूँ प्रीति चंद्रा रॉय। नमस्कार। नमस्कार प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो व्हाट वेंट राइट में। बहुत बहुत आभार आपका। आपका समय निकालने के लिए, इतनी व्यस्त हैं आप, इतनी बिजी स्केड्यूल है आपका, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपके लिए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं प्रीति चंद्रा राय, एक क्षेत्रीय मंत्री भाजपा ने एक पद दिया, सम्मान दिया है। क्षेत्रीय प्रभारी हूँ नोएडा महानगर की, और आप पूरे समाज की बहन हूँ, बेटी हूँ। आप जो भी बहन, जो भी भाई, जिसको भी मेरी जरूरत होती है, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी दीदी बनके उनके साथ खड़े होने के लिए हमेशा से तैयार रहती हूँ। पूरी अपनी क्षमता से हमेशा किसी भी जरूरतमंद की सेवा के लिए बस यही चाहती हूँ कि कोई छोटा सा सहायता भी मेरे से किसी का हो जाए, छोटी सी हंसी किसी के चेहरे पे प्रीति चंद्रा राय के कारण आ जाए, बस यही जीवन का मेरा मूल मंत्र है, बस यही मेरी जीवन की गाथा है। प्रीति जी, जहाँ आज का इतना व्यस्त जीवन है, लोग अपनी व्यस्तता में इतने व्यस्त हैं, अपनी खुशियां ढूंढने में इतने व्यस्त हैं, आप समाज की खुशियों को कैसे ढूंढने की कोशिश करती हैं? आपके जीवन काल के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। कैसे आपका जीवन रहा, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में प्लीज हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ, जरूर जरूर भारती जी, बहुत अच्छा लगता है। पन्ने थोड़ा पलटती हूँ, बचपन की तरफ जाती हूँ। जनसंघी परिवार की बेटी हूँ। बिहार के चंपारण जिले के बेला बिलासपुर स्टेट की बेटी हूँ। मेरे दादाजी श्री बलराम प्रसाद राय एक स्वतंत्रता सेनानी, मैं उन्हीं की पोती हूँ। मेरे पिताजी
श्री कृष्ण कुमार राय। मैंने अपने पिताजी को शाखा में जाते हुए देखा है, गणवेश में शाखा जाते हुए मैंने अपने पिताजी को देखा है। बचपन ऐसे ही गुजरा। एक ठाकुर परिवार की, जमींदार परिवार की बेटी हूँ। शादी हुई छोटी उम्र में। शादी के बाद जिम्मेदारियां थी। कॉलेज में मैं एनसीसी की बहुत ही एक्टिव कैडर में एनसीसी ज्वाइन किया था, पर उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद अपनी जिम्मेवारियां पूरी की। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे पति, मैं सर्विस क्लास में हूँ, पति मेरे सर्विस क्लास के हैं। फिर अपनी जिम्मेवारियां पूरी की। उस बीच में राजनीति, समाज सेवा बहुत नहीं कर पाई। अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने के बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैंने फिर अपनी, मेरे अंदर की जो चाह थी, पर मैं एक बात बताऊं भारती जी, वो चाह मेरे अंदर हमेशा से, मैं कहीं भी मौका मिला तो मैं चूकी नहीं, समाज सेवा में करती रही। लहरें कभी दबती नहीं है प्रीति जी, लहरें कभी दबती नहीं है जी। आज मैं जरूर जानना चाहूंगी, प्रीति चंद्रा रॉय एक हाउसवाइफ से, एक 3 बच्चों की माँ से एक पॉलिटिशियन कैसे बनी? पॉलिटिशियन मैं अभी भी नहीं कहूंगी अपने आप को। मैं समाज सेविका पहले हूँ। पॉलिटिशियन तो मैं आपको बताऊं कि मोदी जी से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मुझे वो प्रधानमंत्री से ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी के सपना मैं उनकी आंखों में देखती हूँ। कभी मेरे पिताजी, कभी मेरे दादाजी ने ये सपना देखा था। वो सपना मुझे मोदी जी में, वो अपनत्व मुझे दिखता है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे बहुत सारा उनकी, पता नहीं क्या है उनकी आंखों में, मुझे अपनत्व सा दिखता है। मुझे लगता है जैसे कि मेरे परिवार का कोई आदमी है और उनके साथ मुझे खड़े हो जाना है, उनके सपनों को मुझे पूरा करना है। मेरी अंदर ऐसी फीलिंग होती है। मैं आपको अपने बचपन के बारे में बताऊं कि मेरे दादाजी श्री बलिराम प्रसाद राय एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की बेला बिलासपुर स्टेट गांव की बेटी हूँ, एक जमींदार की बेटी हूँ। मेरे पिताजी लेट स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार राय जनसंघी थे। मैंने अपने पिताजी को शाखा में जाते देखा है। बचपन से मैंने भाजपा की ही बातें सुनती मैं बड़ी हुई हूँ, जबकि उस समय भाजपा जनसंघ थी, पर मैं वही सुन के बड़ी हुई हूँ, हमेशा से वही माहौल। मेरे चाचा श्री चंद्रमोहन राय बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, पीएचईडी मिनिस्टर रह चुके हैं। मेरे बड़े भाई प्रकाश राय अभी भी बिहार में मंत्री हैं और अभी फिर वो अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मेरा घर ही पूरा जनसंघी है और मुझे बचपन से एक भाजपा से, जनसंघ से एक लगाव तो था। ऊपर में शादी हुई, शादी के बाद जिम्मेवारियां थी, जिम्मेवारियों के साथ मैं आगे बढ़ती गई और जब जिम्मेवारियां खत्म हुई, बच्चे बड़े हुए, मेरे अंदर की जो वो, अंदर में जो मेरे छुपी हुई थी रंग के लिए प्रेम, वो फिर बढ़ा और फिर मुझे मोदी जी के रूप में एक, अब एक राजनीति तो लगा ही नहीं कि मैं राजनीति कर रही हूँ। मुझे लगा कि बस मैं जिनसे जुड़ रही हूँ वो मेरे ही परिवार के कोई है या मुझे उनके सपनों को पूरा करना है। अब बस मैं यही सोच के मैं भाजपा के साथ बढ़ती चली गई। यानी कि आपका परिवार, मतलब बचपन से आपने एक ऐसा माहौल देखा जहाँ आप जनसंघ से जुड़ी हुई थी, आपके दादाजी, आपके पिताजी, और आज आप खुद जी, को वही पाती हैं जहाँ आप अपने पिताजी को देखा करती जी। मुझे उन्हीं के सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने दादाजी के सपनों को पूरा करना है। प्रीति जी, आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी कि जब हम समाज कल्याण की बातें करते हैं, समाज की बातें करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, तो ज्यादातर हम लोग सबसे पहले एक नारी नारी की बातें करते हैं, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं।
मैं आपकी थ्योरी को जरूर जानना चाहूंगी कि आपका टैगलाइन क्या है। आप भी उसी थ्योरी के ऊपर जाना चाहती हैं कि नहीं, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ? आप भी उसी थ्योरी के ऊपर काम करके आपको लगता है कि आप एक अच्छी पॉलिटिशियन बन पाएंगे? एक अच्छी पॉलिटिशियन क्या होती है? बीइंग अ वुमेन, आप अपने आप को अगर एक पॉलिटिशियन के रूप में देखती है, एक सफल पॉलिटिशियन के रूप में देखती है, आपका टैगलाइन क्या है? जैसे बहुत से लोग बोलते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, उन्होंने उसी चीज को फोकस करा है। मैं जरूर जानना चाहूंगी आप क्या चाहती हैं समाज से? आप समाज के कौन से अंग में इंप्रूवमेंट चाहती हैं ताकि पूरी कंट्री के ऊपर उस डेवलपमेंट का असर दिखाई? मैं आपसे जवाब चाहूंगी, नारी शक्ति है। हमें कोई हमें कौन क्या बचाएगा, हमें कोई क्या पढ़ाएगा? हमने तो अपने गोद में बैठा के समाज को पढ़ाया है। पहला शब्द कान में हम पढ़ाते हैं, हमें कोई क्या पढ़ाएगा? माँ को तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, और हमें कोई क्या बढ़ाएगा? हम तो उंगली पकड़ के इन जो जो हमें बढ़ाने की बातें करते हैं, उनको उंगली पकड़ के चलना हमने सिखाया, उनको हमने, और वो हमें। मैं इस बात को नहीं मानती, बेटा और बेटी दो चीज नहीं होता, दोनों अपनी। मैं तो संतान में विश्वास करती हूँ, मैं बेटा और बेटी में विश्वास नहीं करती। अपने संतान को अपने संतान को अच्छा बनाइए, उस दोनों को पढ़ाइए, दोनों को बढ़ाइए, समाज अपने आप बढ़ेगा। दोनों को आप, नारी को क्यों केवल नारी उत्थान की बातें लोग क्यों करते हैं? नहीं करना है, समाज उत्थान की बातें कीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए। नारी तो बड़ी, नारी को क्या बढ़ाना है? वो तो घर में बैठी, वो तो प्रथम पाठशाला आपके अपने बच्चों की है, अपने बच्चों को वही आगे लेके जाती है। हमें आज, मुझे आगे कोई क्या लेके जाएगा? मैंने 3 आगे बढ़ाए हैं, 3 स्तंभ खड़ा किए हैं, समाज को दिए हैं। मैं एक स्तंभ पहले अपने घर में थी, अपने वहां पे मैंने अपने भाई के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, चाचा चाची के साथ, सबके साथ मैं एक जिंदगी मैंने वहां जी। फिर मैं दूसरे घर में आई, अकेली आई मैं। इतने लोग मुझे लेने गए और मैं सब कुछ छोड़ के अनजानों के साथ अकेली आ गई। तो मुझे कोई क्या बढ़ाएगा? मैंने आके बढ़ाया इन लोगों को। और मैं जहाँ आई, फिर मैंने वहां बढ़ाया, वहां पे अपने बच्चे पाले, अपने सास ससुर फैमिली के साथ एडजस्ट किया, और फिर वहां का माहौल मैंने तैयार किया, उस समाज को मैंने तैयार किया। जमींदार परिवार की हूँ। हम जब आते हैं तो हमारे साथ पूरा, जब अब किसी घर में हम आते हैं तो पहले तो बहुत सारा बिहार में पर्दा प्रथा भी होती है। हमने सबको एक साथ देखते हुए, सबको एक साथ लेते हुए, बच्चों को पालते हुए मैं अपने सपनों को जिंदा रखी। मेरे मन में बचपन से एक सपना होता था। कभी किसी वृद्ध को देखती थी तो मुझे लगता था यार वृद्धा आश्रम तो कैसा होता होगा, मैं ऐसा वृद्धाश्रम बनाती जहाँ मैं बहुत प्यार से रखती सबको। मैं आज भी अपने मेरे पापा जी, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, मेरे फादर इन लॉ है, वो 85 ईयर्स ओल्ड है, और अभी भी आपको मैं बताऊं कि वो वकील हैं मुजफ्फरपुर में, और अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट जाते हैं। मैं उनसे हमेशा अपने सपनों के बारे में बहुत खुल के बात करती हूँ। तो मैं उनको हमेशा कहती थी, पापा जी वृद्धाश्रम बनाएंगे? तो कहते थे कि अगर बेटी बहू सही हो तो वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं होगी। तो मैं, ये बात भी बहुत सही है, बहुत बड़ी बात मैंने उनकी बात सोची कि हाँ, वृद्धाश्रम क्यों बनाना है, अपनी बेटियों को ऐसा बनाऊं कि मेरी बेटियां, अगर सबको ही अपने बेटे और बेटियों को ही अच्छा बना ले तो वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं। और मेरा एक और मानना है भारती जी, कि समाज में समाज सेवा की एक चेन बनाइए, एक का सेवा आप कीजिए, और जिसकी सेवा कीजिए उसको बताइए कि बेटा 2 की तुम कर देना। बस इतना ही करना है और चेन बनता चला जाएगा। आपकी सोच की मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। अगर ऐसी सोच हो समाज में, भारत के विकास को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन
सच्चाई से आप भी बहुत परिचित हैं, सच्चाई से मैं भी बहुत परिचित हूँ। आप भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। कहते हैं लोग कि औरत माँ है, औरत जननी है, औरत शक्ति है। ये भारत देवभूमि है। कहा जाता है कि भारत देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, देव शक्तियां वास करती हैं। लेकिन यहाँ पे उन्हीं देवियों का जो अपमान होता है, कैसा लगता है आपको जब आप इस अपमान को अपनी आंखों के सामने होता देखते हैं? इस आपको कैसे लगता है कि समाज आप समाज शास्त्र की बातें करती हैं, आप राजनीति की बातें करती हैं, विकासकरण की बातें करती हैं, क्या कदम उठाएंगी आप आपका प्रथम चरण क्या होगा? क्योंकि आप जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, पहले पूरा का पूरा एक अपने माइंड में रखते हैं कि हम कैसे चलेंगे। आप क्या सोचती हैं? क्या कैसे बढ़ेंगी आप अपने इस राजनीति के जीवन में कैसे बढ़ेंगी जहाँ हर तरफ करप्शन ही करप्शन है? चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, जो मुझे लगता है, चाहे आप राजनीति में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन आप नारी हैं और नारी मान के ही आपको नारी की तरह ही देखा जाता है। आप कैसे ऐसे लोगों को, कैसे सोच को बदलने का विश्वास रखते हैं? कैसे बदलेंगे ऐसी सोच? भारती जी, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरे सामने, मेरे नजरों के सामने तो अनीति मैं होने नहीं देती। चाहे मैं मेट्रो में बैठी हूँ, मैं बस में बैठी हूँ, मैं अपने सोसाइटी में रहती हूँ, मैं रोड पे चलती हूँ, मैं अनीति नहीं होने देती। मेरे सामने नहीं हो सकता है शायद इसी अनीति का विरोध करते हुए किसी दिन मेरा अंत हो जाए, पर मैं वो होने नहीं दूंगी, होने नहीं देती हूँ किसी के साथ भी। चाहे वो किसी वृद्ध के साथ हो, किसी बच्ची के साथ हो, किसी बच्चे के साथ हो, मैं नहीं होने देती। मुझे जानकारी होते ही मैं वहां विरोध के लिए खड़ी हो जाती हूँ। और मैं आपको बताऊं, मैं ये जानबूझ के नहीं करती। मेरे अंदर पता नहीं क्या एक ऐसी फीलिंग है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं अगर रोड पे चलती रहूं और मैं किसी को खड़ी देखती हूँ कि कोई एक बंदा बैग लेके खड़ा है और वो इधर उधर देख रहा है, तो पता नहीं मेरे अंदर का इंस्टिंक्ट कहता है कि रुको और इससे पूछो कि ये क्या चाहता है, ये कहीं भटका हुआ तो नहीं है। मैं ये नहीं देखती कि वहां नारी खड़ी है या कोई लड़की है या कोई बच्चा खड़ा है। मुझे हर के लिए, सबके लिए मेरे अंदर ये एक फीलिंग होती है और मैं उसको रोक के पूछती हूँ कि भाई तुम्हें रास्ता तो नहीं भटक गए, तुम्हें क्या चाहिए। ये बात मेरे अंदर है। और मैं आपको बताऊं कि मैं पहले भी मैं आपको कह चुकी हूँ कि चाहे रात के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, दिन में हो, कोई भी हो, मुझे अगर कभी भी किसी को मेरी जरूरत होती है, अगर वो मेरे पास आए, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ खड़ी हो जाऊं। जितनी भी मेरी शक्ति है, मैं बहुत छोटी सी, बहुत छोटा व्यक्तित्व है मेरा, बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, जितना मेरे कोशिश से तो हो छोटी सकता है। नहीं है, कोशिश तो छोटी कभी नहीं होती ना। हाँ, वो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। और वो उस चेहरे पर जो वो हंसी या मेरे कारण जो छोटी सी खुशी आती है, मुझे उससे बहुत ही संतुष्टि मिलता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ कि आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो और आप आइसक्रीम खा रहे हो, अपने बच्चों को आइसक्रीम दिला रहे हो और आप रोड पे देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, आप केवल उन बच्चों को एक आइसक्रीम दे के तो देखो। वो संतोष आपको एक पूरी रात इतनी अच्छी नींद देता है, वो आंखों की चमक आपको इतनी खुशी देती है। तो मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि ज्यादा नहीं कीजिए। क्या मंदिर मस्जिद जाया जाए, एक छोटे हुए रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, बस इतना ही कर लीजिए, ज्यादा नहीं कीजिए, इतना ही कीजिए। इस समाज में देखिए, ये कहते, ये बड़ा सोचना, बड़ा सोचिए, मैं सबको कहती हूँ बहुत बड़ा सोचिए, पर छोटा सा प्रयास भी जरूर कीजिए। एक छोटी सी उंगली जरूर बढ़ाइए दूसरे की तरफ, उंगली बढ़ा के तो देखिए। इतनी शक्ति आपके साथ हो जाती है, इतनी शक्ति आपको मिलती है उस छोटी सी उंगली बढ़ाने से। वो प्रयास आपका किसी को नया जीवन देता है। इसलिए नारी उत्थान की बातें मत कीजिए, समाज उत्थान की बात कीजिए। पूरे समाज को लेके आगे चलिए। जहां भी आपकी जरूरत हो, आपको लगे कि मैं अगर यहाँ खड़ी हो जाऊंगी तो शायद थोड़ा सा भला हो जाएगा, वहां खड़े हो जाइए। बस मेरा यही कहना होता है, मैं सबसे यही कहती हूँ।
राजनीति ही क्यों? राजनीति में आके आपको क्यों लगा? अब तो आप समाज शास्त्र में जा सकती हैं, की बात कर रही हैं, आप समाज कल्याण की बात कर रही हैं। राजनीति की तो छवि ऐसी है कि अगर मैं आज की बात करूं तो लोग बच्चे आज के अभिनेता बनना चाहते हैं, नेता तो नहीं बनना चाहते। तो आप एक सफल परिवार की सफल क्योंकि आपका परिवार राजनीति में था, इसीलिए राजनीति में आना चाहती थी आप। राजनीति क्यों नहीं? हाँ, एकदम बहुत अच्छा प्रश्न। और राजनीति क्यों नहीं? मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आज के दिन में 5-6 एनजीओ से जुड़ के काम करती हूँ। मेरा अपना कोई एनजीओ नहीं, मैंने आज तक अपना एनजीओ नहीं बनाया, और मैं 6 एनजीओ के साथ जुड़ के काम करती हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं रेप विक्टिम्स के लिए काम करती हूँ। मैं बताना नहीं चाहती थी ये बात, आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं रेप विक्टिम्स के लिए काम करती हूँ। और मैं विक्टिम नहीं कहूंगी, मैं अपनी बच्चियों के लिए काम करती हूँ। मेरी बच्चियां जो परेशान की जाती हैं, मैं उनके लिए लड़ती हूँ। और मैंने 3 केस भी जीते हैं। मेरे साथ मेरे बहुत सारे वकील भाई जुड़े हैं, और वे मेरा हमेशा साथ देते हैं। जरा सी मेरी बात पे वो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। और राजनीति क्यों नहीं? एक बार मैं आपको एक बात आपसे पूछती हूँ कि राजनीति, अगर हम आप सब ये सोचने लगे कि चलो अच्छी चीज नहीं है, राजनीति में नहीं जाते हैं, समाज सेवा में करते हैं। राजनीति भी समाज सेवा है, राष्ट्र सेवा है। अगर हम सब सोच के यही घर बैठ जाएंगे तो फिर राजनीति तो मूर्खों का और बेवकूफों का अड्डा हो जाएगा। क्यों होने दें हम ऐसा? हम नहीं होने देंगे। दखल अंदाजी करेंगे ना, राजनीति को अच्छा बनाएंगे। मैं एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगी इस समाज में राजनीति का, बेदाग राजनीति की, एक साफ सुथरी राजनीति की, एक समाज सेविका, एक राजनीति कैसे बन सकती है, ये उदाहरण मैं पेश करूंगी। इसीलिए मैं राजनीति में आई हूं कि मैं बहुत लोगों के भ्रम तोड़ूं। देखिए, मैं एक जमींदार परिवार की बेटी और बहू हूँ। हमारे यहाँ भी राजनीति अच्छी नहीं मानी जाती है, पर मैं आपको एक ऐसी राजनीतिक बन के दिखाऊंगी, मैं उन लोगों को एक ऐसी राजनीतिक बन के दिखाऊंगी कि राजनीति केवल राजनीति करने के लिए, केवल चुनाव लड़ने की राजनीति नहीं की जाती है। राजनीति के द्वारा मुझे समाज की सेवा करना है। आपने पूछा राजनीति क्यों, मैं बताती हूँ राजनीति। आज का समाज, प्रीति जी सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ, क्षमा मांगती हूँ इस चीज के लिए। आज का समाज जब चुनाव अब देखिए कि आप जब इलेक्शंस होते हैं, वोट देने जाते हैं, आपस में डिस्कशंस होते हैं, लोगों को लगता है कि आज की राजनीति क्या है? आज की राजनीति है नीति बनाई जाए और उस पर राज किया जाए, ये राजनीति है। आज की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन वो नहीं कि राजनीति जो हम कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए की जाए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग फेडरलिज्म को समान सबको बिलीव करते हैं। लेकिन अगर आज जब हम चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जब लोग आपस में बात करते हैं तो पूरे देश में वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी, वो क्या करते हैं, नीति बनाते हैं और नीति बना के उस पर अपना राज करते हैं। ये आज की मॉडर्न राजनीति, मॉडर्न डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। इस पे आप व्यक्त कीजिए, इस पे आप टिप्पणी कीजिए। पहले ये राजनीति थी, मैं अब नहीं मानती, ऐसी राजनीति नहीं है। आपको मैं बताऊं, हम राजनीति कहे जाते हैं। कोरोना काल था, आपने देखा बिहार प्रवासी घर से निकले, बहुत बड़ी संख्या में बाहर गए। आपको मैं बताऊं भारती जी, मैंने अपने सारे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग, हम उस कोरोना काल में जब डर से लोग घर में बैठे होते थे, हम रोड पे होते थे। आप क्या, हम राजनीति का हमें कैसे कहेंगे? क्या हम समाज सेवी नहीं है? हमने पैकेट बना के, सुबह का हमारा समय होता था, सुबह उठना, पूरी सब्जी की पैकेट बनवानी, घर घर से सामान कलेक्ट करना और रोड पे खड़े होके पूरे दिन बांटना। दौड़ उसके बाद जो बच जाता था, बसों में जाके बांट के आना, दे के आना। प्रेग्नेंट औरत मुझे रोड पे मिली, उस चल रही थी,
उसको मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया, उसको बस में ले जाके बस में पहुंचाया। बच्चियां जो मिलती थी, माँ बाप को मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि एक गाड़ी में हम कितनी बच्चे बैठा पाएंगे। और आप सोचिए कि कोई भी माँ बाप तो विश्वास नहीं करेगा ना कि आप उनकी बच्ची को केवल बिठा लीजिए। अब फिर उन माँ बाप को साथ में बैठाते थे, बच्ची के साथ छोड़ के आते थे, फिर दूसरी ट्रिप आते थे, फिर लेके जाते थे बच्चों को, लड़कियों को। और हम पूरे टाइम रोड पे होते थे, पूरे टाइम रोड पे काम करते थे, पूरा टाइम हम रोड पे हमने गुजारा है। इसीलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि आपको कोरोना हुआ है, तो मैं कहती थी पता नहीं कितनी बार होके चला गया होगा मुझे तो कोरोना। मेरी कोरोना कोरोना तो की रो के चला गया होगा, है ना? कोरोना चला तो रो के चला गया मेरी होगा। कोरोना की पूछो मत कि मेरा कोरोना पता नहीं कितनी बार गया होगा। ओके। प्रीति और जी, आपको मैं बताऊं, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू, अच्छा प्लीज जी, प्लीज प्लीज और मैं प्लीज। आपको बताऊं कि कितनी सेटिस्फैक्शन होती थी इन काम में। अच्छा आप देखिए, छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। मोदी जी ने योजना बताई, अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम एक सुकन्या योजना पर काम कर रहे हैं। सुकन्या योजना मोदी जी की योजना है। और मैं बताऊं आपको, मैं एक सिंपल बात बताती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने, स्पेशली केवल मैं, कम से कम 50 बच्चियों का मैं अकाउंट खुलवा चुकी हूँ। और 50 लोग मैं तैयार कर चुकी हूँ, जो लोग बच्चियों को गोद लेकर अकाउंट खुलवाए हैं और उसमें पैसा जमा किया। और उन लोगों ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि हम इस पैसा को, उन्होंने पहले हमसे कहा कि प्रीति जी एक बार पैसा ले लीजिए, अब बार बार हमें कहाँ याद रहेगा हर साल पैसा जमा करना है। मैंने कहा भाई, एक बेटी गोद ले रहे हो, बेटी 10 साल की है, बेटी 5 साल की है, 15 साल एक जिम्मेवारी नहीं निभा सकते। 3 बच्चे, 2 बच्चे अपने पाल रहे हो, एक ये भी पाल लेना। और वो लोग तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कैसे आप, कैसे राजनीति और समाज सेवा को अलग कैसे कर सकते हो। ये क्या समाज सेवा नहीं है? वो बेटियां जब 22 साल की होंगी और एक पैसा उनको ये मिलेगा, तो क्या वो प्रीति चंद्रा को याद नहीं करेंगी? क्या वो अपने उस पिता को धन्यवाद नहीं देंगी जिन्होंने उन 22 साल तक उनके पैसे जमा किए? तो क्या ये समाज सेवा नहीं है? आप इसको राजनीति कैसे कहोगे? और मैं ही नहीं, मेरी जैसी कितनी बहनें, हम सारी बहनें इस काम में लगे हुए। तो आप हमें राजनीति ही क्यों कहोगे? हम समाज सेवा नहीं कर रहे? इतनी सारी योजना मोदी जी ने बनाई है, वो सारा समाज सेवा हो रहा है। गांव गांव आप जाके देखिए, कितनी खुश है माएं। चूल्हे की रोटी अब नहीं मिलती है, अब गैस की रोटी मिलती है गाँव में। प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इसका क्वेश्चन थोड़ा, डेफिनेटली मैं जानती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अ, तर्क था इसके अंदर। और मैं पूछना चाहती थी कि नीति में और राजनीति में क्या फर्क है। नीति बनाने और राजनीति बनाने में, नीति बना के राज करने में और ना राजनीति में चलने में। कि डेमोक्रेटिक कंट्री के हम लोग सबके सब नागरिक हैं, सबके पास समान अधिकार है। तो प्रीति जी, राजनीति भी देखती है, समाज सेवा भी करती हैं आप, परिवार को कैसे देखते? क्योंकि आप 3 बच्चों की माँ है, एक वाइफ है, अपने घर, एक सबसे पहला प्रथम जो दायित्व है आपका वो आपके परिवार के प्रति है, फिर आपके अपने समाज के प्रति, फिर देश के प्रति। आप अपना प्रथम दायित्व को कैसे निभाती हैं, जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने बच्चों को। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े होते हैं। आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं देती हूँ। मेरे बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े होते हैं। भारती जी, मैं अपने बेटे का, बेटियां तो दोनों जॉब में थी, बाहर चली गई थी, बेटा मेरे साथ होता था। और मैं अगर रात के 9 बजे भी भारती जी बाहर से आती, 10 बजे भी, मेरे बेटा ने कभी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं किया कि मम्मा रोटी गर्म क्यों है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने बेटे का। और कभी भी मैं आई, थक के आई, सो गई, और कभी भी मेरे बेटा ने पलट के मेरे से क्वेश्चन नहीं किया कि हाँ मम्मा तुम हमें, मैं रात में, दिन में मुझे ये दिक्कत हुई, खाने में ये दिक्कत हुआ। और दूसरा धन्यवाद देती हूँ मैं अपने पति का, जिन्होंने कभी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा कि आप
आज अब कहाँ, क्योंकि मेरे पति यहाँ पोस्टेड नहीं है, मैं जहाँ रहती हूँ मेरे पति बिहार में पोस्टेड हैं, और मेरे पास आते हैं, रहते हैं, मैं भी उनके पास जाती हूँ, पर कभी उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया मेरे से। राजनीति है, चुनाव प्रचार होता है तो मैं वो देर रात भी घर आती हूँ। कभी मुझे, मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ, मेरे पास 19 जिला है, तो कभी कभी हमारी मीटिंग्स बाहर भी होती हैं, दूसरे जिला में भी हमें जाना होता है। मैं कलकत्ता भी गई थी चुनाव प्रचार में, वहां भी जाके हमें रहना होता है। लखनऊ भी चुनाव प्रचार में हमें जाना होता है, मैं जाती हूँ। तो कभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया, कभी मेरे पति ने, कभी मेरे, इवन मेरे ससुर तो मेरे से पापा जी कहते थे, मैं कहती थी पापा जी एक मीटिंग है, हाँ हाँ हो क्या, कोई नहीं, मेरे पास खाना रखा है, मैं ले लूंगा, तुम हो क्या। तो इन लोगों का साथ मेरे साथ बहुत रहा है। मैं अपने बच्चों का बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने पति की बहुत आभारी हूँ। परिवार से समाज बनता है, समाज से एक देश। तो आपका परिवार ही अगर आपको इतना सपोर्ट कर रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि हाँ, एक अच्छे सफल देश के लिए आप जरूर काम कर रही हैं। आपको एक छोटी सी घटना भी बताऊंगी। अभी हमारे यहाँ ऐसे ही शाम को हम बैठे थे सारे लोग, व्हाट्सएप देख रही थी और सब घर में ही बैठे थे। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि कम सून, ऐसे करके एक मैसेज आता है, इन फ्लैट 1407 ऐसे करके एक मैसेज आता है। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा भाग के जा, पता नहीं क्या हुआ। और मैं, चूंकि मैं भाग नहीं सकती उतना तेज, तो मैंने अपने बेटे को कहा, वो भाग के गया। और आपको बताऊं कि एक लड़का था, एक्सरसाइज करते हुए गिर गया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन जब मेरा बेटा, मेरा 18 साल का बेटा, जो अभी ड्राइविंग बस शुरू ही किया है, अभी सीखा भी नहीं है बहुत अच्छी तरह, और मेरा बेटा, और जब लोगों ने मतलब उस बच्चे को, लड़के को लेके नीचे आए, तो मेरा बेटा बिना कुछ सोचे, मैं देख रही थी, आगे उसको खींच के गाड़ी में रखना, और मम्मी जल्दी बैठो, भैया को लेके भाग के जाना है, और भाग के मैं उसको देखती जा रही थी, हॉस्पिटल जाना, वहां पे भैया, मतलब इतना कंसर्न मेरा बेटा दिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि शिक्षा पूरी मेरी शिक्षा आज पूरी हो गई। आज मैंने, मेरी बेटियां भी हैं, मेरी दोनों बेटियां हैं। अगर कभी मेरी बेटी को किसी के लिए भी कहूंगी मैं कि आज ना दिवाली आ गई, मम्मा आज पता है तुमको, अभी मैंने ना 500 रुपीज अभी किसी को ना पेटी अभी भेजा है। मैंने कहा किसको भेजा है? अरे मम्मा वो कोई ना फेसबुक पे आ रहा था कि वो ब्लड कैंसर है, उसके लिए, बच्चा छोटा है और उसके लिए सारे लोग डोनेट कर रहे थे, तो मैंने भी दे दिया। तो मुझे ये सब सुन के बड़ी तसल्ली, मुझे लगता है चलो मेरी तो शिक्षा पूरी हो रही है, और यही तो कमाई है। देखिए, रोटी तो कोई भी सोने की नहीं खाता, सब कोई आटे की ही रोटी खाते हैं, मैं भी, आप भी, सब। चाय वही हम चीनी मिट्टी के कप में ही पीते हैं, बस उस चीनी मिट्टी पे आप सोना चढ़वा लो, चांदी चढ़वा लो, चाय चीनी मिट्टी में ही पियोगे। तो वही बात है, ये बहुत बड़ा सच है कि आप अपने जीवन में अगर थोड़ा सा कुछ कर जाओ, तो आपके शायद जाने के बाद 10 लोग इस बात को याद रखें कि हाँ, कोई थी जिसने, जो कभी मेरे साथ खड़ी हुई थी, और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कोई सोचे बैक में जाके तो कहे कि हाँ, कभी कोई थी जिन्होंने मुझे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, जो मैं बहुत बार करती हूँ, बहुत बच्चों का स्कूल्स में एडमिशन करवाती हूँ। जूते नहीं है, जूते कलेक्ट करती हूँ, पुराने कपड़े कलेक्ट करती हूँ, उनको धुलवाती हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं सैनिटरी नैपकिन भी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। सैनिटरी नैपकिन पुराने कपड़ों से पहले मैं बनाया करती थी, बनवाती हूँ उनको गॉस पेपर में, फिर मैं जाके डिस्टेंस एरिया में लड़कियों को दे के आती हूँ। और जब मैं 1 महीने नहीं पहुंची इस पेंडेमिक में, तो मैं जब 1 महीने के बाद गई, तो बच्चियां मेरे से ऐसे, मतलब उनको पैड से ज्यादा मेरे से लिपटने में ज्यादा ही था। मैंने कहा भाई पेंडेमिक है, कोरोना हो जाएगा, आंटी के साथ लिपटना नहीं है। तो क्या है, यही है जिंदगी, और क्या है, यही जिंदगी है। सच, मैं छोटी बधाई छोटी, देती हूँ आपको कि आप ऐसी सोच रखती हैं जो खाली राजनीति को राजनीति की तरह नहीं, जन समाज कल्याण के बारे में सोच के करती है। कीर्ति जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, बात करने के बाद दिल में आ रहा है, अगर आप इजाजत दे तो पूछ लो। हाँ जरूर। राजनीति
सच की लड़ाई तो नहीं कहलाई जाती है ना। सच सच के रास्ते पे चल के तो आप राजनीति नहीं चल सकते। आप राजनीति में राजनीति के पर्पज से आई थी या फेमस होने के लिए? देखिए, मैं राजनीति में आई ही नहीं थी, मुझे राजनीति में लाया गया था। मैं आपको सच बताऊं, अगर मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे राजनीति में आ गई। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं राजनीति में कब से आई। मैं शायद जबलपुर में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, तो वहाँ पे कुछ लोग जैसे कि लेडीज होती थी, इकट्ठी होती थी, और पहले तो सबको इकट्ठा होके, और चलो एक मंदिर था वहाँ पे, सब इकट्ठे होती थी, जाती थी, और उसके बाद वो कहती थी कि हम ना कुछ बांटने जा रहे, खाना बना लेते हैं, और मंदिर के बाहर जो लोग लाइन लगा के बैठते हैं तो वहाँ खाना बांटेंगे। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा बात है, वो लोग बैठे होते हैं, और एक एक वीक उन लोग इतने अच्छे से करते थे कि एक वीक आप, एक दिन आप करोगे, एक दिन दूसरा करोगे, एक दिन तीसरा करेंगे, और ऐसी पूरी 15 लेडीज की टीम थी। तो मुझे भी लगा कि मैंने अपने अपने हस्बैंड को कहा कि ये बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा हाँ, ये बहुत अच्छा है। फिर मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा कि क्यों मंदिर ही क्यों, आप लोग जब ऐसा करते हो तो कभी आगे भी बढ़ो, कुष्ठ आश्रम भी जाओ, बच्चों के अनाथ आश्रय भी जाओ। और फिर हम ये काम, मैंने उन लोगों को कहा कि अब हम कुष्ठ आश्रम इस बार चलेंगे, फिर हम अनाथ आश्रम इस बार चलेंगे। और ऐसे करते करते मैं जब मैं ये काम करती रही तो मेरे साथ एक बहुत सारी लेडीज की एक टीम जुड़ गई, हम 20-25 लेडीज की टीम हो गई। तो उसी में एक भाजपा की भी एक कोई कार्यक्रम था भाजपा का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई भाजपा का कार्यक्रम है, सो आज हम यहाँ के बाद, कार्यक्रम के बाद मैं वहां चली जाऊंगी। तो मैंने कहा आप वहां चले जाओगे, भाजपा कार्यक्रम, चलो हम सारे चलते हैं। तो मैं वहां गई और वहां पे बातें अपना बैठ के, हमने जो कार्यक्रम था, हमने कार्यक्रम अटेंड किया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे उनका फोन आया कि वो जो कल आप आई थी, उन्होंने आपको फिर बुलाया है आज। तो हमने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मन तो था ही संग, तो मैं फिर वहां गई। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे धीरे 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 मैं जाती गई। मेरी ऑलरेडी भाजपा में मैं कैसे आगे जुड़ गई, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई जानबूझ के मैं कभी आई नहीं। मैं जब आपको बताऊं, मैं क्रॉसिंग आई पहले, फिर कानपुर में थी, वहां पे भी कुछ दिन किया, फिर मैं क्रॉसिंग आई। तो ऐसे ही मैं निकलती थी, अपना काम करती थी और आ जाती थी। मेरे दिमाग में एक दिन आया, यार यहाँ पे इतनी क्रॉसिंग में कोई भाजपा दिखता ही नहीं है, भाजपा नहीं है क्या। फिर मैंने क्रॉसिंग महिला मोर्चा की सबसे पहले मैंने ही मीटिंग की। मैंने कहा इतना लोग जुड़े हो, अरे मोदी जी के लिए कुछ काम कर लो। मैं आपको सच बताऊं, मोदी जी के आने के बाद मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। मैं भाजपा में क्यों आई मुझे नहीं पता, पर मोदी जी के लिए मुझे भाजपा, मुझे लगने लगा कि मुझे यहाँ काम का एक समाज सेवा लगा मुझे, कि भाजपा में काम करना, मोदी जी के सपनों को पूरा करना एक समाज सेवा होगा। मैं आपको सच बता रही हूँ अपने राजनीति, दिल। आप एक राजनेता से ज्यादा समाज सेविका है, ये माना जाए? कैसे आपको डिफाइन किया जाए? प्रीति चंद्रा रॉय को एक समाज सेवी डिफाइन किया जाए या एक एक सफल नेता डिफाइन किया जाए? कैसे बुलाया जाए आपको? समाज सेविका, समाज सेविका। समाज सेविका बुलाया जाए, मुझे बहुत खुशी होती है। और भाजपा, मोदी जी जहाँ रहे, मैं आपको स्पष्ट बताती हूँ, एक मैं राजनेता के इसमें बैठी थी, ड्राइंग रूम में। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ बैठी हैं किसके लिए, तो मैंने कहा मोदी जी के लिए। शायद उनको मेरे से कुछ नाराजगी भी हो गई होगी, और शायद वो मेरी इंटरव्यू सुनेंगे तो भी उनको याद भी आ जाएगा। तो मैंने उनसे वहां कहा था कि मैं यहाँ मोदी जी के लिए बैठी हूँ। तो मैं आज भी आपको बताती हूँ कि मैं भाजपा, मोदी जी के लिए भाजपा में हूँ। और शायद आगे कोई और स्तंभ हमारा आ जाए, कोई और आदर्श हो जाए, पर आज तो मेरा आदर्श मोदी और मोदी की योजनाएं हैं। मैं आपको दिल से बताती हूँ, मेरे जुड़ने का मकसद यही है कि जितनी योजनाएं बनती हैं, बन रही हैं, वो मेरे पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों तक पहुंचे। और मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं 5 भी महिलाओं का विधवा पेंशन बनवा देती हूँ, अगर मैं 5 भी महिलाओं का अगर राशन कार्ड बनवा देती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है।
मैं वोटर कार्ड बनवाने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती हूँ जितना इंटरेस्ट मैं राशन कार्ड बनवाने में और वृद्धा पेंशन योजना बनवाने में दिखाती हूँ। मेरा मतलब ही मकसद ही यही है कि मैं इन योजनाओं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। आपका एरिया ऑफ वर्क क्या है? अगर आप कहाँ किन किन चीजों पे काम करते हैं? एरिया ऑफ वर्क क्या है आपका? एरिया ऑफ वर्क है, मैं आपको बताऊं, मैंने बताया है आपको कि मैं देखिए, एक तो मैं सैनिटरी नैपकिन्स बनवाती हूँ, बनवा के उनको डिस्ट्रीब्यूट लड़कियों में करती हूँ। और जब मैं लड़कियों के अंदर जाने लगी, बहुत सारी बातें मुझे पता चली। मैं थोड़ा सा बात करती हूँ, मैं उन लोगों से बैठ के थोड़ा बात किया, तो उस दौरान मैं बच्चियों से बात करने के बाद मैंने एक दो रेप विक्टिम्स के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि उनकी आवाज बनी, में आवाज दब गई थी। मैंने उनको हिम्मत दिया, आगे बढ़ाया। बहुत बार पीछे हट जाती हैं वो लोग, थोड़ा देर तक मैं आगे बढ़ती हूँ लेके, और फिर उसके बाद उनके माँ बाप समझा देते हैं या उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, वो पीछे बढ़ जाती है, कोई नहीं। हिम्मत तो उनके अंदर आ जाती है ना, हिम्मत तो मैं देती हूँ, घर में छुपने तो नहीं देती। दूसरा, मेरा, आपको क्या बताऊं, कोई भी समाज सेवा हो, कोई भी सामाजिक काम हो, आज का दिन ही मेरा बीता है। तो आज मैंने आपको बताऊं कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे घर के सामने, अब मैं नहीं कहूंगी, नाम नहीं लूंगी कि किसने कहा कैसे, मतलब कूड़ा फेंका जाने लगा था, और उसको एकदम गंदगी फैल गई थी। तो आज मैं पूरे दिन मैं वहीं खड़ी रही, उस गंदगी को सफाई करवाया, उस गंदगी को खत्म किया, जबकि बच्चे बहुत नाराज भी हो रहे थे, कोरोना है ये। कहीं भी मेरी जरूरत पड़ती, मैं तो आपको ये बता दूं कि अगर मेरे घर के सामने वाले फ्लैट, मैं रोड के किनारे फ्लैट में रहती हूँ, अगर यहाँ पे जाम लग जाए तो प्रीति चंद्रा आपको ट्रैफिक पुलिस के साथ गाड़ियां हटाती नजर आ जाएंगी। तो अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूं कि मैं कहाँ काम करती हूँ? क्या मेरा, मैं आपको डिफाइन ही नहीं कर सकती हूँ। रोड पे मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, गाड़ी में बैठी नहीं रह सकती, अगर जाम लग जाए तो मैं उतर के खड़ी होके आपको गाड़ी जाम हटवाती दिखूंगी। तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी परसों की बात बता रही हूँ कि 3-4 दिन पहले हम, मेरी एक, हमारी बिटिया के साथ, बिटिया न वाल्मीकि होती है, बिटिया ना हिंदू होती है, ना मुसलमान होती है, और माँ के लिए तो बेटी बेटी, क्योंकि मेरा और मेरी बेटी का अंग एक है, तो उस अंग की तकलीफ को तो मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझता, मैं उस तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ। तो बेटी बेटी होती है, पर कुछ गलत लोग उसको गलत वे में ले जाने लगे थे, और आप तकलीफ उस समय खत्म नहीं होती जब आप हल्ला हंगामा रोड पे करेंगे और आप सरकारी संपत्ति जलाएंगे, तो वो तकलीफ तो कम नहीं हो जाएगी उससे, और न्याय उससे उसको नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों ने जमा किया कुछ वाल्मीकि समाज के लड़कों को, और चूंकि मैं उन लोगों के लिए बहुत सारा काम करती, कभी भी रात के 12 बजे भी वो मुझे फोन करते हैं कि भाभी हमारे यहाँ एक औरत को, एक उसका हस्बैंड शराब पी के बहुत बुरी तरह मार रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं चुपचाप बिना बच्चों को बताए गेट खोलती हूँ और मैं वहां पहुंचती हूँ, उन लोगों के साथ मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के भी चली जाती हूँ, उनके कॉलोनी में पहुंच जाती हूँ, और वहां सुलह करवा के उनको, उनकी आपस में खत्म करवा के लड़ाई, और फिर घर वापस आ जाती हूँ। बहुत बार मेरे बच्चों को पता भी नहीं चलता और मैं सो जाती हूँ। तो वो काम मैं करती हूँ तो वो लोग मेरे लिए खड़े रहते। तो मैं उन भाइयों को यही कहा, मैंने कहा भाई कहाँ किस चक्कर में पड़े, क्यों बेटी को वाल्मीकि बना रहे हो? बेटी तो बेटी होती है, तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी, बेटी की तकलीफ मुझे महसूस नहीं हो रही है? और मैंने ऐसा कहा और उनका प्रोग्राम फेल हो गया। मैंने इंडिया गेट पे किसी बच्चों को नहीं जाने दिया और सारे बच्चे घर वापस चले। तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ मेरा कार्य क्षेत्र क्या है। मेरा कार्य क्षेत्र तो, आप एक फोन तो करके देख लो, मुझे एक फोन आ जाता है मेरे पास कि दीदी मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे बहुत एब्यूज करता है, बहुत खराब से बोलता है, और मैं आज कूड़ा फेंकने गई तो कूड़ा वाले ने मुझे आपका नंबर दे दिया। तो बस हो गया, प्रीति चंद्रा का काम शुरू। मैं उसके हस्बैंड का नंबर मंगाई, उसको फोन करने लगी, उसको धमकी देने लगी, और फिर मेरा वो दिन वैसे निकल जाता है।
तो मेरा कार्य क्षेत्र तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरा कोई सीमित कार्य क्षेत्र है। भी वही लगता है कि नेता का जिस दिन कार्य क्षेत्र सीमित हो गया तो उस दिन विकास सीमित हो जाएगा, है ना। नेता का तो कार्य क्षेत्र सीमित हो ही नहीं सकता है। नेता जन कल्याण के लिए पैदा हुआ है और जन कल्याण ही उसका कार्य क्षेत्र है ना, यही है। कहीं भी काम कीजिए ना, देखिए चीज काम आपसे करने की एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत अनुभवों के साथ पली हैं आप, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ नया नया सा दौर आया, नई नई सी हवा चली और पीती चंद्रा एक पॉलिटिशियन बन के, समाज सेवी बन के आके समाज के सामने खड़ी हुई। बचपन से जिसने अपने दादा अपने पिता को राजनीति में देखा हो, जिसने राजनीति को अनुभव किया हो, राजनीति को महसूस किया हो, उसके साथ जिया हो, आने वाली जनरेशन के लिए वो क्या, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको कहा आज का वो समाज है, आज वो प्रचलन है, लोग अभिनेता बनना चाहेंगे, नेता नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन आज प्रीति जी क्या बोलना चाहेंगे, वो एक समाज को क्या क्या संदेश देना चाहेंगी, आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगी। नॉट एज अ बीजेपी मेंबर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नॉट एज अ बीजेपी मेंबर, एक जैसे अभी भी आपने कहा आप एक समाज सेवी का ज्यादा प्रेफर करेंगी एज कंपेयर टू पॉलिटिशियन। तो एज नॉट एज अ पॉलिटिशियन, एज अ समाज सेवी आप पूरी जनरेशन है जो पूरे समाज को, पूरे पूरे विकास आज की हाथ किसके हाथों में है, आने वाली जनरेशन के हाथों में है। तो आप क्या उनको संदेश देना चाहते मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि नेता बनिए, पढ़ लिख के नेता बनिए, अनपढ़ नेता नहीं बनिए। पहले पढ़ाई पूरी कीजिए, समझिए कि राष्ट्र सेवा होता है क्या, फिर नेता बनिए। क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे उन मूल्यों को जिन्होंने हमें आप नेता बनने के बाद उस तकलीफ को, उस योजनाओं को उन तक तभी पहुंचा पाएंगे जब ये योजना आप समझ पाओगे। जब आप समझोगे ही नहीं, आज राजनीति की ऐसी स्थिति इसलिए हो गई है कि कुछ ऐसे लोग राजनेता हो गए हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं, उनको समझ ही नहीं है कि राष्ट्र सेवा होती क्या है। एथिक्स जो एक वर्ड है, मोरल जो एक वर्ड है, वो विनम्रता जो एक वर्ड है, वो आपको पढ़ाई से ही है। उसके लिए पहले ज्ञान लेना होगा, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और अपने पढ़ाई को पूरी करने के बाद नेता बनना है तब नेता बनिए। और दूसरी बात एक और, नेता बनिए पर मन में ये सोच के नेता मत बनिए कि मुझे चुनाव लड़ना, मुझे चुनाव ही लड़ना है इसलिए मैं यहाँ पे आ जाऊं, मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए मैं ये पद ले लूं। ऐसा नहीं सोचिए, ऐसा नहीं सोचिए। आप काम के साथ भी नेता बन सकते हैं। मैं कभी नहीं कहती कि आप रोजगार मत कीजिए और नेता बनिए, नहीं बच्चों, आप अपना जॉब कीजिए। मेरे साथ बहुत सारी युवा मोर्चा ऐसी जुड़ी है जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और वो बहुत ही सजग सक्रिय कार्यकर्ता है मेरे, और वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो अपना जॉब करता है। और मैं जब उसको फोन करती हूँ कि भाई कहाँ है, आज ये कार्यक्रम है, तो कहता है दीदी हाफ डे लेके आ जाऊं। मैं कहा आजा भाई, तो वो आता है। तो ऐसा नेता कि ऐसा, इसलिए मैं कह रही हूं कि आप पैसे के लिए राजनीति में नहीं आइए, आप राजनीति में इसलिए आइए कि आप अपना भी कुछ दे पाओ। इसलिए मत आइए कि मुझे राजनीति से कुछ अर्न करना है। जब ये बातें खत्म हो जाएंगी ना, राजनीति बहुत साफ सुथरी हो जाएगी और आजकल के बच्चे ये करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मैं रहूं ना रहूं, ये देश मेरा रहेगा और ये देश में ऐसे नेता होंगे। मैं देख रही हूँ बच्चों के आंखों में, ये युवा मोर्चा जो है मेरी, उनके आंखों में मैं देख रही हूँ वो निस्वार्थ काम, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, निस्वार्थ करते हैं। और मेरा सपना पूरा होगा, ऐसा इस देश में ऐसे नेता होंगे
जो लोग प्रताप सिंह सारंगी होंगे, जो कि आप देख रही हैं जब संसद में खड़े हो जाते हैं तो आप और हम भी देखने लगते हैं कि ऐसे भी नेता हैं और ऐसे नेता होंगे। मेरे बच्चों को मैं अपना यही संदेश देती हूँ कि मेरे बच्चों, तुम ऐसे ही नेता बनना, न गांधी बनना न नेहरू बनना, किसी की पद चिन्हों पे मत चलना, तुम अपने आप में एक नेता बनना, तुम एक ऐसा आदर्श स्थापित करना कि लो देखो, मैं भारत का बेटा हूं, मैं भारत की बेटी हूं और भारत का एक एक बेटा बेटी एक सच्चा ईमानदार नेता है। राजनीति को कोई गलत ना कर दे। आज तुम्हारी माँ उस राजनीति में है, लोग गलत दृष्टि से राजनीति को देखते हैं। कल को बच्चों तुम लोग ऐसी राजनीति पर करना कि कोई भी अब राजनीति में शान से आए और कहे कि मैं राजनेता हूँ और कोई उन्हें चोट बेईमान ना। मेरे बच्चों को बस मेरा यही संदेश है। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके अचार और विचार जान। राजनीति की छवि हमेशा से बिखरी हुई छवि है भारत। मैं अपने तहे दिल से चाहूंगी वो छवि सुधरे, भारत विकास करे और हमारे बच्चे भारत के साथ विकास करें। हमारे बच्चों का भविष्य तभी सफल भविष्य है जब भारत के नेता एक सफल नेता बनते हैं और निष्पक्ष राजनीति करते हैं। कोई पार्टी अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई नेता अच्छा या बुरा नहीं होता। ये अभिव्यक्ति है जो इंसान अपने साथ लेकर आता है। अगर आपकी अभिव्यक्ति स्पष्ट है, आप सच में सेवा के मकाम एक मकसद लेकर आए हैं, नेता बनने आए हैं, तो आप किसी भी पार्टी के हैं, आप सफल हैं। नेता कभी सफल और विफल नहीं होता, नेता एक सिर्फ समाज करता होता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका, आपने में समय दिया। अपनी इतने बिजी स्केड्यूल से, इतने सारे कमिटमेंट्स थे आपके, कोरोना का टाइम चल रहा है, समाज सेवा भी कर रही हैं आप, राजनीति भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, फिर भी आपने मेरे को एक्सेप्ट किया और आप आई मेरे साथ। आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया और आशा करती हूँ जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, फिर से एक नए मकाम के साथ, एक नई मंजिल के साथ। कभी भी, कभी भी।